Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with the new episode 74 Closeness and Feelings. कुछ देर तक रुकने के बाद ध्रुव बोलता है, मेरा एक भाई है रुद्रांश सूर्यवंशी, जो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। पेरेंट्स के जाने के बाद उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा। एक दिन भाई ने मुझे एक जगह बुलाया था, एक प्रॉपर्टी को छीनने के लिए। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो देखा मेरा प्यार मेरे भाई के चुंगल में फंस चुकी थी। भाई ने काव्या के बालों को जोर से पकड़ा हुआ था और काव्या अपने पेरेंट्स की मौत देख बिल्कुल सदमे में चली गई थी। वह कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। काव्या को ऐसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं अपने गुस्से को जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे सामने मेरा गुरु मेरा भाई खड़ा था। उसके खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं जा सकता था। मैं धीरे कदमों से अपने भाई के पास चला गया। उसके पास जाते ही भाई ने मेरे नाम के साथ मुझे बुलाया। जैसे ही काव्या ने मेरा नाम सुना, वह सिर उठाकर देखने लगी। मुझे देखते ही काव्या के आंखों में आंसू आ गए। वह चाहती थी कि मैं उसके आंसुओं को देख मेरी मुट्ठी कस गई, लेकिन मैं लाचार था। मैं काव्या के आंसुओं को बहने से रोक नहीं सकता था। काव्या मुझे एकटक देखने लगी। मैंने नजरें चुराई और मुंह फेर लिया। भाई काव्या को छोड़कर खड़ा हुआ और एकदम से बोलते लगा, ध्रुव, प्रॉपर्टी इस लड़की की है। वैसे तो मुझे पहले से प्रॉपर्टी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे लड़की भी चाहिए। मैं इस लड़की के साथ अपनी रातें रंगीन करना चाहता हूँ, रोज इसे अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने ये सुना, मैं आंखें बंद करके गुस्से को शांत करने लगा। मैं बहाना बनाते हुए किसी तरह से वहाँ से निकल गया। काव्या बस मुझे उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी, लेकिन मैंने उसकी उम्मीद तोड़ दी थी। मैं बाहर निकल ही रहा था कि मैंने देखा एक बुजुर्ग उसी घर के अंदर जा रही थी। जब मैंने उससे पूछा थी वो कौन है, तो उसने बताया कि वो काव्या की दादी हैं। काव्या को बचाने का मुझे जरिया मिल गया। उसकी दादी को मैंने काव्या के मुसीबत में होने की खबर दी, तो वह अंदर जाने लगी। मैं उन्हें रोककर एक तरफ लेकर आया। कुछ सोचते हुए मैंने लाइट का मेन स्विच को बंद कर दिया और किसी तरह काव्या को बेहोश करके उसे बाहर लेकर आ गया। किसी को भी इस बात का भनक नहीं थी। उन दोनों को मैंने एक टैक्सी में बिठाकर इस शहर से दूर भेज दिया। मैंने उसकी दादी से साफ मना कर दिया था कि वह काव्या को कुछ न बताएं कि मैंने उसकी जान बचाई। मैं नहीं चाहता था कि काव्या मुझसे मिले। किसी को भी नहीं पता मैं काव्या को दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। भाई ने भी काव्या को खोजने के इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो मैंने उन्हें मना करके खुद उन्हें ढूंढने को बोलकर उसे दूर कर दिया। मैं हर वक्त काव्या को बस बचाता रहा, लेकिन दुनिया के सामने ये दिखाते हुए रहा कि मैं उसे पाना चाहता हूँ। कुछ ही महीने बाद मुझे पता चला कि काव्या की शादी हो रही है। उस वक्त भाई को भी पता चला। उन्होंने दूल्हे को मारकर काव्या को लेकर आने का ऑर्डर दिया। मुझे पता चला कि काव्या की शादी सिंघानिया खानदान में हो रही है। वो तो अर्जुन सिंघानिया से। सिंघानिया खानदान के बारे में मैंने बहुत सुना है। उसके मुकाबले करना मेरे भाई के लिए इतना आसान नहीं था। यह सोचकर ही मुझे बहुत सुकून मिला। मेरे भाई के बॉडीगार्ड्स ने अर्जुन सिंघानिया को मार दिया था। वह बात मुझे पता चल चुकी थी, लेकिन काव्या की शादी किससे हुई, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ दिन पहले काव्या यहाँ आई, तब मुझे पता चला कि उसकी शादी अर्जुन सिंघानिया के भाई आदित्य सिंघानिया से हुई। उसके जब मैं मिला तो मैं समझ गया कि उसने काव्या को पत्नी बनाकर स्वीकार लिया है, लेकिन मैं जानता चाहता था कि काव्या के लिए कितना प्रोटेक्टिव है। इसके लिए मैंने अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को काव्या के पीछे भेज दिए। उस वक्त मैंने आदित्य सिंघानिया की आंखों में काव्या के लिए प्यार, पोजिशनर, फिक्र, प्रोटेक्टिव सब देखा। मैं समझ चुका था कि जब तक काव्या आदित्य सिंघानिया के साथ है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। यह जानकर मैं काव्या के लिए बहुत खुश हुआ कि उसे उतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिल गया। बोलते हुए ध्रुव के होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। ध्रुव श्रेष्ठा के चेहरे को दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहता है, वाइफी, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मैं काव्या से प्यार करता था, तो अब भी करता हूँ। जब मैं तुमसे मिला तो वही फीलिंग मैंने तुम्हारे लिए महसूस किया, जो कि मैं कभी काव्या के लिए महसूस किया था। काव्या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और मैं भी सिर्फ तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। काव्या के साथ अब भी मेरी रिश्ता है, लेकिन सिर्फ दोस्त का, और तुम मेरी ज़िंदगी हो। श्रेष्ठा ध्रुव के हाथों पर हाथ रखकर आंखों में देखते हुए कहती है, ध्रुव, क्या तुम्हारा भाई अब भी काव्या के पीछे पड़ा है? ध्रुव का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। मैं अपनी नज़र श्रेष्ठा से हटाकर बोला, हाँ, वो अब भी काव्या को पाना चाहते हैं। वो काव्या से शादी करके उसकी प्रॉपर्टी को लेकर काव्या के साथ। बोलते हुए ध्रुव की मुट्ठी कस जाती है।
ध्रुव बहुत ही लाचारी से बोलता है, मैं भाई के सामने जाकर उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा मुझे मॉम डैड से भी बढ़कर प्यार दिया। भाई भले ही दूसरों के लिए गलत हो, लेकिन मेरे लिए भगवान के समान है। श्रेष्ठा के चेहरे पर गुस्से के भाव लिए कहती है, सीरियसली ध्रुव, तुम अब भी उन्हें भगवान मानते हो? उसने सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए काव्य के पेरेंट्स को मार दिया। वो इंसान कहलाने के लायक है ही नहीं है। इससे आगे श्रेष्ठा को कुछ बोलती उससे पहले ध्रुव अचानक ही श्रेष्ठा का गला पकड़ लेता है। ध्रुव के हाथ श्रेष्ठा के गले पर कसते जा रहे थे, जिससे श्रेष्ठा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए ध्रुव को जोर से धक्का देती है, लेकिन उससे भी ध्रुव को कुछ नहीं होता। बदलते वक्त के साथ ध्रुव की पकड़ कसती जा रही थी। अब श्रेष्ठा की सांसें फूलने लगी थी तो ध्रुव झटके से श्रेष्ठा का गला छोड़ सामने रखे गमले पर मिट्टी बनाए जोर से मारता है, जिससे वह गमला टूट जाता है और ध्रुव के हाथों से खून बहने लगता है। इधर श्रेष्ठा गहरी सांसें ले रही थी। श्रेष्ठा खुद को नॉर्मल करते हुए ध्रुव को देखती है, जो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। श्रेष्ठा की नज़र अचानक ही ध्रुव के हाथों पर पड़ती है। वो उसके हाथों को पकड़कर अपनी तरफ करता है। ध्रुव झटके से अपने हाथ को पीछे कर लेता है और सख्त आवाज़ में कहता है, भाई के खिलाफ मैं एक शब्द ही नहीं सुनूंगा। आइंदा से सोच समझ कर बोलना। श्रेष्ठा हैरान होकर बस उसे देखती रहती है। ध्रुव वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाते श्रेष्ठा धीरे से बोलती है, लगता है भाई के लिए कुछ ज़्यादा ही पागल है कि उसे उनकी गलती तक भी नहीं दिखाई दे रही। बोलते हुए श्रेष्ठा खुद को चपाट लगाते हुए कहती है, मैं भी क्या ही बोल रही हूँ। ये कौन सा दूध का धुला है? इसका भी तो वही काम है, लोगों को मारना। पता नहीं किस गुंडे से प्यार कर बैठी। जब भी देखो बस रोज खून खराबे करके आता है। आदित्य के कैबिन में सौरभ गुस्से से बैठा हुआ था। वहीं आदित्य अपने काम में बिजी था। सौरभ एकदम गुस्से से कहता है, रुखसार के साथ इतना गलत हुआ और तूने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। आदित्य सौरभ की एक नज़र देखता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। सौरभ चिढ़ते हुए चेयर से उठकर आदित्य का लैपटॉप झटके से बंद कर देता है और उसे देखते हुए कहता है, बताना क्यों नहीं बताया तूने? आदित्य फिर से अपने लैपटॉप को ओपन करने ही वाला होता है कि सौरभ लैपटॉप को खुद पकड़ लेता है और इरिटेट होकर कहता है, आदि, ये जो तेरी चुप रहने की आदत है ना, बहुत ख़राब है। जब देखो बस उतना ही बोलता जितना तेरा मन करता है। सौरभ की बात सुनकर अचानक आदित्य को काव्य की याद आती है। जब देखिए हर वक्त मुझे चुप करा देते हैं। जिस सवाल का जवाब देने का मन करता है वही देते हैं। आदित्य सौरभ को देखता है और फिर कहता है, कुछ देर में मेरी मीटिंग है तो तू यहाँ से खुद जाएगा या मैं तुझे कार्ड को बुलाकर बाहर धक्के देकर निकलवा दूँ? सौरभ अच्छे से जानता था कि आदित्य जो बोलता है वह करके रखता है, इसलिए वह मुंह बनाते हुए केबिन से बाहर निकलते हुए बोला, खड़ूस कहीं का। सौरभ के बोलते पर आदित्य कोई रिएक्ट नहीं करता। सौरभ के जाते आदित्य चेयर पर टिककर आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद होते ही उसे काव्य का चेहरा दिखने लगता है। काव्य की याद आते आदित्य के होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। काव्य गार्डन में बैठकर माया से बात कर रही थी। माया से अब जैसे उसकी दोस्ती सी होने लगी थी। काव्य माया को देखते हुए पूछती है, क्या आप रॉकी को पहले से जानती हैं? माया एकदम से हड़बड़ा जाती है और कहती है, नो मैम, मैं तो सर को उसी वक्त से मिली जब आप लोग मसूरी आए। काव्य कुछ देर सोचती है और फिर माया को देखने लगती है। माया काव्य से नज़र चुराने लगती है। काव्य कुछ देर माया को देखती है और फिर कहती है, शायद हमें ही कोई गलतफहमी हो गई। इस पर माया कुछ नहीं बोली। काव्य एकदम से पूछती है, आपके घर में कौन कौन है? माया अपना सर झुकाए धीरे से कहती है, पापा थे पर कुछ महीने पहले ही उनकी डेथ हो गई। अब मैं बस अकेली हूँ। काव्य दुखी होकर माया को देखने लगती है। तभी अचानक अनुराग वहाँ आ जाता है। उसे देखकर काव्य को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अनुराग ने अपने दोनों हाथों को पीछे छुपा रखा था। काव्य अनुराग को देखते ही अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। काव्य अपनी जगह से खड़ी होकर पूछती है, क्या? अनुराग अपने हाथों को आगे करता है। अनुराग के हाथ में एक बड़ी सी चॉकलेट थी। चॉकलेट देखते ही काव्य के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वे एकदम से आगे बढ़कर चॉकलेट लेकर कहती है, ये तो हमारा फेवरेट है। अनुराग प्राउड फील स्माइल लिए काव्य से देखता है। काव्य अनुराग को देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता लगा कि ये मेरी फेवरेट है? अनुराग स्टाइल लुक देते हुए बोला, अनुराग सिंघानिया को सब पता चल जाता है।
ऐसे ही मैं इतना फेमस थोड़ी हूँ। काव्या बस मुस्कुरा देती है। अनुराग काव्या का हाथ पकड़, चलिए भाभी अंदर चलते हैं, बाहर ठंड लग रही है। काव्या माया की तरफ देखती है तो वह वहाँ नहीं थी, वह जा चुकी थी। काव्या अनुराग के साथ अंदर चली जाती है। अनुराग काव्या को अपने कमरे में लेकर जाता है और बेड पर बिठाकर खुद बैठ जाता है। काव्या बस उसे देखती रहती है। अनुराग काव्या का हाथ पकड़कर सीरियस होकर बोला, भाभी मुझे आपसे कुछ पूछना है। काव्या घूरते हुए देखते कहती है, वो तो इसलिए आपने मुझे पहले ही रिश्वत दे दी है। अनुराग एक नज़र चॉकलेट को देखता और फिर काव्या को देखते हुए कहता है, नहीं भाभी, ये तो बस मैं बाहर गया था तो दिख गई तो ले आया, और मैंने आपके मुंह से भी सुना था कि आपको ये पसंद है। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, आपको जो पूछना है पूछिए। अनुराग नज़र दूसरी तरफ करके कहता है, वो भाभी मेरा एक दोस्त है, वो एक दिन पहले एक लड़की से मिला था। वह जब से उसे मिला है उसे बस हर वक्त उसी लड़की का चेहरा दिखते रहता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। काव्या अनुराग की बातों को गौर से सुनकर एकदम से मुस्कुरा देती है। काव्या अनुराग के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहती है, अच्छा तो हमारे देवर जी को अपने दोस्त की बहुत फिक्र हो रही है। तो सुनिए, आप अपने दोस्त से कहिए कि उसके दिल में वो लड़की कब्जा जमा चुकी है और अब उनका दिल को काबू करना बहुत मुश्किल है। इतना बोलती काव्या उठकर जाने लगती है और फिर पीछे मुड़कर मुस्कुरा कर कहती है, देवर जी जल्दी से हमारी देवरानी को ढूंढ कर ले आइए, वरना आप यूं ही अपने दोस्त का बहाना बनाते हुए रह जाएंगे। अनुराग एकदम से हैरान होकर काव्या को देखने लगता है। वहीं काव्या कमरे से निकल जाती है। काव्या के जाते ही अनुराग धीरे से बोला, इसका मतलब सपना मेरे दिल में बस चुकी है। कहते हुए अनुराग परेशान सा हो गया। आदित्य दरवाज़ा खोल जैसे ही कमरे में आता है, उसकी नज़र सीधे बेड पर आराम से बैठकर चॉकलेट खा रही काव्या पर पड़ती है। काव्या को देखते आदित्य उसके पास जाकर बैठ जाता है। आदित्य को देखकर काव्या चॉकलेट खाते हुए कहती है, आप तभी इतनी जल्दी क्यों चले आए? आपको पता है हर जगह आपको ढूंढ रही थी, आप इतनी जल्दी। आदित्य की नज़र तो बस काव्या के क्यूट चेहरे पर जाकर ठहर गई। खाते वक्त काव्या के होठों पर चॉकलेट लग गई थी। आदित्य को यूं खुद को देखता पाकर काव्या चॉकलेट को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपको भी खाना है? आदित्य एक नज़र चॉकलेट को देखता है, फिर काव्या को देखते हुए मुस्कुराता है, हाँ लेकिन ऐसे नहीं। काव्या कंफ्यूज होकर कहती है, ऐसे नहीं तो फिर कैसे? चॉकलेट खाने का तो यही तरीका होता है। आदित्य काव्या से एकदम से काव्या की तरफ झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आदित्य काव्या के निचले होठों को लिक करने लगता है। काव्या के हाथों से चॉकलेट छूटकर नीचे गिर जाता है और वह अपने हाथों को आदित्य के कंधे पर रख देती है। काव्या की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। आदित्य काव्या के होठों को तुरंत सॉफ्टली किस करने लगता है। काव्या की पकड़ आदित्य के कंधे पर कसती जा रही थी। कुछ देर तक आदित्य काव्या के ऐसे किस करता रहता है और फिर उसके होठों को आज़ाद करते हुए कान के पास जाकर धीरे से कहता है, ये चॉकलेट खाने का सही तरीका है। काव्या आदित्य की सांसों को महसूस कर सिहर उठती है। आदित्य अब काव्या से थोड़ा दूर होता है, उसे देखने लगता है। काव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है और आदित्य को देखने लगती है। आदित्य को देखते ही काव्या शम्स की नज़रें झुका लेती है। रुखसार की तबीयत अचानक खराब होने से विशाखा सौरभ को चेक करने के लिए कहती है। सौरभ उसे चेक कर ही रहा था कि तभी विशाखा वहाँ से यह बोलकर चली जाती है कि पृथ्वीराज उन्हें बुला रहे हैं। सौरभ कुछ देर चेक करने के बाद जाने लगता है कि रुखसार उसका हाथ पकड़ लेती है और सौरभ पीछे पलट कर देखता है तो रुखसार सौरभ की आंखों में देखकर कहती है, हमने आपको बहुत दर्द दिया है ना? सौरभ हैरानी से रुखसार को देखने लगता है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। काव्या शर्मा ही रही थी कि उसे कुछ याद आता है और वह साइड में देखती है तो चॉकलेट गिरने की वजह से बेडशीट पर लग चुकी थी। फिर आदित्य की तरफ देखती है तो उसने जो कंधे पर पकड़ी हुई थी उसमें भी चॉकलेट लग चुकी थी। काव्या जल्दी से अपने हाथों को हटाती है और मुंह बनाते हुए कहती है, आपने सब कुछ गंदा करवा दिया। इतनी अच्छी बेडशीट थी, अब इसे भी हटाना पड़ेगा। आदित्य एक नज़र बेडशीट पर डालता है और फिर काव्या को दिखता है। काव्या एक फिर से चॉकलेट खाने लगती है। आदित्य काव्या से चॉकलेट छीनकर डस्टबिन में डाल देता है। काव्या का मुंह देखने लायक हो जाता है। काव्या चिल्लाते हुए कहती है, ये आपने क्या कर दिया?
काव्या का मुंह देखने लायक हो जाता है। काव्या, ये आपने क्या किया? आदित्य आपकी जगह से उठकर जवाब देता है। ज़्यादा चॉकलेट खाना सेहत के लिए सही नहीं है, काव्या बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहती है। पर हमने तो सिर्फ 5 बाइट ही ली थी। इस बार आदित्य कुछ नहीं बोलता। कबर्ड से एक बेडशीट निकालकर काव्या को थमा देता है और खुद वॉशरूम चला जाता है। काव्या आदित्य को देखते हुए मुंह बनाकर कहती है, खड़ूस कहेंगे, इतने दिन बाद चॉकलेट खाने को मिला था, वो भी फेंक दिया। चॉकलेट नहीं खाते इसलिए इतने कड़वे हो गए हैं। बोलते हुए काव्या बेडशीट को चेंज कर देती है। आदित्य भी अब तक चेंज करके आज गया था। वह सीधे सोफे पर जाकर टिककर बैठते हुए आंखें बंद कर लेता है। उसे ऐसे देखकर काव्या उठकर सीधे आदित्य के गोद में बैठ जाती है और उसके सीने पर सिर रख लेती है। आदित्य काव्या के कमर को पकड़ लेता है। अब भी आदित्य उसी पोजीशन में आंखें बंद किए हुए था। काव्या धीरे से कहती है, आप प्लीज़ एक बार दादी से बात कीजिए ना। आदित्य आंखें बंद करते हुए काव्या के माथे को चूम लेता और कहता है, क्यों बात नहीं कर लेती? अगर तुम दादी को रुखसार को यहाँ लाने के लिए मना सकती हो तो उसके लिए भी तो मना सकती हो। काव्या अपने हाथों को आदित्य के सीने पर रख कर कहती है, मैंने कोशिश की थी लेकिन उन्होंने हमें बीच में ही आने से मना कर दिया। आदित्य झट से बोलता है, मना तो मैंने भी किया था ना, फिर भी तुमने रुखसार को यहाँ बुला लिया। काव्या आदित्य को देखती है तो बिल्कुल शांत से आंख बंद किए हुए था। काव्या के नज़रों की तपिश एहसास होते ही आदित्य आंखें खोलता है और काव्या के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, और एक कोशिश करके देख लो। आदित्य की बात सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है और आदित्य काव्या की बाहों में कसकर भर लेता है। इधर रुखसार के अचानक ऐसे कहने से सौरभ एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी रुखसार को आज तक बात नहीं की थी। अनजाने में टकराए जरूर थे लेकिन कभी दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। रुखसार सौरभ को देखते हुए कहती है, हमें सच में पता नहीं था कि हमारे यहाँ आने से आपको इतनी तकलीफ होगी। अगर आप पता होता तो हम कभी नहीं आते। सौरभ बिल्कुल सुन पड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि रुखसार को अभी वो कैसे पता चला। रुखसार आगे बोलती है, हम कल टेरिस पर खुली हवा में सांस लेने के मकसद से गए थे, तभी हमने आपके दर्द को सुना था। आप आदि भाई के सामने जाहिर कर रहे थे। हमें यह बिल्कुल नहीं पता था आप हमसे कब से प्यार करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आप जिस रुखसार से प्यार करते थे वो मर चुकी है। सौरभ की आंखों में एकदम से दर्द उभरने लगता है। रुखसार ने जब भी सौरभ का हाथ पकड़ा हुआ था, रुखसार ने अब भी सौरभ का हाथ पकड़ा हुआ था और रुखसार फिर से कहती है, हमारे एक गलत फैसले ने पता नहीं कितनों को ही दर्द पहुंचा दिया। दादी, बड़ी माँ, छोटी माँ, बड़े पापा, छोटे पापा, रूह दीदी, रूमा दी, अनुराग भाई, रूहान भाई, अर्जुन भाई और आप। हम तो आपके दर्द का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सौरभ बस एकटक रुखसार को ही देख रहा था। वहीं रुखसार भी सौरभ की आंखों में देखते हुए बोल रही थी। रुखसार अपने दर्द को जाहिर करते हुए कहती है, मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। मेरा प्यार भी मर चुका है, जो हैवान से कम नहीं था। मैं खूबसूरत ज़िंदगी जीने के मकसद से अब उसके पास गई थी, लेकिन मैं ये भूल गई कि इतने लोगों को दर्द देकर खुद कभी खुश नहीं रह सकती। मेरे साथ जो हुआ वो मैंने खुद अपने लिए चुनी थी। रुखसार दोनों हाथों में सौरभ को हाथों से पकड़ कर कहती है, रुखसार मर चुकी है। अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, आपके अकेलेपन को दूर करिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप ऐसे दर्द में जिए। अगर मेरे यहाँ होने से आपकी बढ़ती ज़िंदगी ठहर गई है तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाऊँगी और कभी लौट कर वापस नहीं आऊँगी। रुखसार के यह बोलने से सौरभ को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर चुभा दिया हो। अब फिर एक बार रुखसार से दूरी सौरभ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रुखसार अब सौरभ का हाथ छोड़ देती है और अच्छे से लेटते हुए कहती है, बहुत रात हो गई है, हमें लगता है आपको जाकर सो जाना चाहिए। रुखसार के इतना बोलते ही सौरभ तेज कदमों से वहाँ से चला जाता है। सौरभ के जाते ही रुखसार दरवाजे की तरफ देखती रहती है। इधर काव्या अरुणी देवी से बात कर रही थी। अरुणी देवी काव्या के बातों को बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। वह एकदम से कड़क आवाज़ में कहती है, काव्या, बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है।
रुखसार मान चुकी है और इस पर कोई बहस नहीं होगी। काव्या का मासूम सा चेहरा बन जाता है और वह फिर से बोलने की कोशिश करती है। दादी, आप मेरी। काव्या के इतना बोलते ही अरुणी देवी बीच में कहती है, काव्या, हमें आपसे अब बहस नहीं करनी, आप जाइए और जाकर सो जाइए। काव्या मायूस होकर कमरे में निकल जाती है कमरे से और उसके जाते ही अरुणी देवी मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल कवि पर गई है, एकदम जिद्दी। उधर काव्या आदित्य के पास जाकर कहती है, हमने कहा था ना वो नहीं मानेगी। आदित्य फ़ोन में बिजी होकर लापरवाही से कहता है, अब इसमें मैं क्या करूं? काव्या गुस्से से घुटते हुए आदित्य को देखती है और एकदम से बेड पर चढ़कर फ़ोन छीनकर फेंक देती है। आदित्य आईब्रो से कोड़ते हुए काव्या को देखता है। वहीं काव्या अपने मुंह पर दोनों हाथ रख फ़ोन को देखती है। काव्या डरते हुए आदित्य को देखती है और बेड के नीचे उतरकर फ़ोन को उठा लेती है तो हैरान रह जाती है। फ़ोन पर एक खरोंच तक के निशान नहीं थे। काव्या ने बहुत जोर से फ़ोन को फेंका था, इसके बावजूद वह फिर भी बिल्कुल ठीक था। फ़ोन भले ही नहीं टूटी थी, लेकिन अब काव्या को आदित्य के पास जाने से डर लग रहा था। काव्या दूर खड़ी आदित्य को देखती है। आदित्य, इधर आओ। काव्या अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं, आप मुझे डांटेंगे। आदित्य घूरते काव्या को देखता है तो काव्या जल्दी से आदित्य के पास जाती है और सिर झुकाए आदित्य को फ़ोन बढ़ा देती है। आदित्य अपना फ़ोन लेते हुए बोलता है, ये क्या हरकत थी? काव्या धीरे से बोलती है, सॉरी। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़ खींच लेता है, जिससे काव्या सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। आदित्य काव्या के बालों को चेहरे से हटाते हुए कहता है, अपना ये बचपना कब छोड़ोगी तुम? काव्या बस चुपचाप आदित्य को देखती रहती है। आदित्य एकदम से काव्या को नीचे करके खुद ऊपर आ जाता है। काव्या की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। आदित्य एकटक काव्या को देखने लगता है। काव्या भी बस आदित्य की आंखों में पूरी तरह से खो जाती है। कुछ देर तक दोनों की नज़रें एक दूसरे से ठहर जाती हैं। आदित्य नज़रें हटाते हुए साइड में लेट काव्या की बाहों को भरकर आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह काव्या अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए विशाखा जी से कहती है, माँ, आज रुखसार कहीं दिख नहीं रही। विशाखा जी दुख होकर कहती हैं, माँ, रुखसार को लेकर हॉस्पिटल गई हैं, उसका अबॉर्शन कराने के लिए। यह सुनते ही काव्या के चेहरे पर दुख नज़र आती है। वह बुझे मन से कमरे में चली जाती है। वहीं आदित्य बालकनी में खड़ा होकर कॉल पर बात कर रहा था, रिपोर्ट को बदल दो और हाँ, दादी को ये पता नहीं चलना चाहिए। उधर से आवाज़ आती है, जैसे आपने कहा हम कर देंगे। आदित्य कॉल कट करके कमरे में आता है तो देखता है काव्या उदास होकर बैठी हुई थी। उसको इतना उदास देखकर आदित्य काव्या के सामने जाकर बैठ जाता है। आदित्य काव्या को देखते हुए पूछता है, क्या हुआ? काव्या आदित्य को देखते एकदम से उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, मेरी वजह से एक मासूम की जान चली गई। आपने मुझे मना किया था, फिर भी मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी वजह से रुखसार अपने कोख में पल रहे बच्चे से दूर हो रही है। आदित्य काव्या के आंसुओं को पोंछता है और गले लगा लेता है। काव्या गले लगते ही सिसकते हुए रोने लगती है। आदित्य बस शांत होने कर उसे गले लगाए रखता है और कुछ देर में काव्या के सिसकना बंद हो जाता है। आदित्य काव्या से अलग होकर नरमी से कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। काव्या बस हाँ में सिर हिला देती है तो आदित्य काव्या के माथे को चूमकर कहता है, अपना ख्याल रखना। काव्या फिर एक बार हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य उठकर कमरे से निकल जाता है। अनुराग कैफ़े में बैठा अपनी ही सोच में डूबा हुआ था कि उसे एक बच्ची की आवाज़ आती है, अंकल। अनुराग अपनी सोच से बाहर आकर उस बच्ची को देखता है तो एकदम से उसके मुंह से निकलता है, अनु। अनु अनुराग के पास वाली चेयर पर बैठकर कहती है, हाँ हाँ, मैं ही हूँ। आपको मैं कब से बुला रही थी, पर आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। अनुराग कुछते हुए बोला, आप अकेले आई हो? अनु एकदम से बोलती है, नहीं, मैं मम्मा के साथ आई हूँ। यह सुनते ही अनुराग का दिल जोरों से धड़कने लगता है। अनुराग अपने आप को संभालते हुए अनु से पूछता है, अनु, आपके पापा कहाँ हैं? अनु मासूमियत से कहती है, मम्मा कहती है कि पापा गॉड के पास हैं। अनुराग अनु के चेहरे को देखने लगता है, जो बिल्कुल सपना से मैच करता था। उसकी आंखें और होठ बिल्कुल सपना की ही तरह थे। कुछ देर तक दोनों बात करते हैं। तभी सपना आकर अनु को देखकर चिंता करते हुए कहती है, अनु बच्चा,
हमने आपसे कहा था ना कि आप एक जगह पर बैठी रहोगी। सपना ने अब तक अनुराग को ध्यान से नहीं देखा था। वही अनुराग तो सपना के सुंदर चेहरे पर ही खो गया, जिस पर अनु के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। सपना ने अनारकली सूट पहनी थी। अनु कहती है, मम्मा मैं एक ही जगह बैठी थी, लेकिन तभी मुझे अंकल दिख गए तो मैं इनके पास आ गई। सपना का नज़र जब अनुराग पर चली जाती है, सपना को अपनी तरफ देखकर पाकर अनुराग अपनी नज़र अनु की तरफ करता है। सपना एकदम से कहती है, आप यहाँ? अनुराग सपना को देखते हुए कहता है, मैं इसी शहर में रहता हूँ। सपना चेयर पर बैठते हुए कहती है, अच्छा हुआ कि आप मिल गए, वरना हम तो यही किसी की जानते तक नहीं। हम 2 दिन पहले ही आए हैं। अनुराग मुस्कुराते हुए, वही मैं सोचूं कि मैंने इससे पहले आपको कभी देखा नहीं। जवाब में सपना बस मुस्कुरा देती है। दोनों बस कुछ बातें करते हैं, तभी अचानक अनुराग बोलता है, आप दोनों यहाँ अकेले रहते हैं? सपना जवाब देती है, जी नहीं, माँ पापा भी हमारे साथ रहते हैं। वैसे ही बातें करते रहने के बाद सपना अनु को लेकर चली जाती है। अनुराग बस सपना को सब को ही देखते रहता है। तभी उसे पीछे से रूहान की आवाज़ आती है, ब्रो आपको नहीं लगता आप गलत लड़की के लिए फीलिंग्स को जगने दे रहे हैं? अनुराग रूहान को देखकर हड़बड़ा सा जाता है। रूहान साइड चेयर पर बैठते हुए कहता है, वो लड़की एक बच्ची की माँ है जिसे दादी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अनुराग एकदम से उठकर अपनी आंखों को गॉगल्स लगाता है और कैफे से बाहर निकलने लगता है। रूहान भी उठकर उसके पीछे चला जाता है। अंधेरे कमरे में एक लड़की को कुर्सी पे बांधा हुआ था। उसके ऊपर एक छोटी सी बल्ब चल रही थी, जिसके उसके चेहरे पर लगी चोटें साफ दिख रही थी। वह लड़की किसी के जूतों के आहट से अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। सामने खड़ा इंसान अंधेरे से अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा था। वह लड़की सामने खड़े आदमी को देखने का नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी वह आदमी आगे आकर उस लड़की को थोड़ी दूर पर चेयर पर बैठ जाता है। उसको देखते लड़की के मुंह से एकदम आवाज़ निकली है, आदित्य तुम? आदित्य सामने डार्क ऑरा लिए बैठा था। टीना एकदम से उस लड़की के बाल पकड़ लेती है। वह लड़की रोते हुए कहती है, आदित्य तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो तुम मुझे पिया की शादी में से किडनैप करके यहाँ लेकर आई? वही उस लड़की ने कुछ दूरी पर दूसरी लड़की चिल्लाते हुए कहती है, ये तो तुम्हें जानती भी है, लेकिन मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। आखिर तुमने मुझे क्यों किडनैप किया? उस लड़की के सामने खड़ी माया जोर से उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, सर तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हें उनके नाम से बुला रही हो? वह लड़की माया को गुस्से से घूरती है। माया वह देखकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। उस लड़की के होठों से खून बहने लगता है। आदित्य रौबदार आवाज़ में कहता है, इसकी दर्द भरी आवाज़ मुझे बाहर तक सुनाई देनी चाहिए। इतना बोलते आदित्य बाहर निकल जाता है। माया और टीना एक दूसरे को देखती हैं और एविल स्माइल करते हुए उनके सामने बैठ जाती हैं और बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करते हैं। बॉडीगार्ड वहाँ से दोनों के लिए पाइप लाते हैं और माया और टीना दोनों लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी और पाइप के द्वारा डालने लगती हैं। सर्दी के मौसम में ठंडा पानी शरीर पर पड़ने से दोनों लड़कियां ठंड से कांपने लगती हैं। कुछ देर तक ठंडा पानी डलने के बाद उनके पैरों पर उबलता हुआ गर्म पानी डाल देते हैं। दोनों की दर्द भरी चीखें निकल जाती हैं जो कमरे में गूंज उठती हैं। बाहर खड़ा आदित्य चीख सुनते ही वहाँ से आगे बढ़ जाता है। रॉकी आगे आकर कार का दरवाज़ा खुलता है। आदित्य कार में सीधे बैठ जाता है। टीना और माया अब कमरे से बाहर आ गए थे। रॉकी एक नज़र माया को देखकर कार में बैठ जाता है। कार एकदम से चल पड़ती है। टीना माया को देखते हुए कहती है, अब तक तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ? माया टीना को देखते हुए कहती है, तुझे तो पता है ना यार, उस दिन रोकने के इल्ज़ाम लगाने के बाद उसने कॉलेज ही छोड़ दिया। मैंने उसे कितने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक बार भी मुझे मुड़कर नहीं देखा। टीना माया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, रॉकी को एक बार तुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर वो बात करता तो आज तुम दोनों साथ होते। माया अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, छोड़ो, अब जो बीत चुका उसे याद करने से क्या फ़ायदा। माया का यूं जाता देख टीना एकदम से उसके आगे आती है। माया को देखते हुए कहती है, माया, रॉकी के आंखों में अब भी तेरे लिए प्यार दिखता है। माया टीना को देखती है और फीकी मुस्कान देते हुए कहती है,
कैसा प्यार? अब हमारा प्यार मर चुका है, वो मुझे भूलकर बहुत आगे बढ़ चुका है टीना। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज 76, क्लोज टू फैमिली। हॉल में काव्या विशाखा जी से बातें में पूरी मग्न हुई बैठी, दोनों को एक एक दूसरे के गुम थे। तभी अरुणी देवी कुछ नाराज़गी और गुस्से के भाव लिए हॉल से होते हुए कमरे में चली जाती हैं। उनके पीछे बाला भी सर झुकाए चला जाता है। काव्या और विशाखा जी यह देखकर उठकर खड़े हो जाते हैं। दोनों की नज़र अरुणी देवी की तरफ, कमरे की तरफ ही थी। काव्या कुछ सोचते हुए पीछे पलटती है तो उसे बाहर से रुखसार आते हुए दिखाई देती है। रुखसार को देखते ही काव्या जल्दी से उसके सामने जाकर पूछती है, रुखसार क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? रुखसार झटके से काव्या के गले लग जाती है। उसकी ऐसा करने से काव्या आवाक सी रह जाती है। विशाखा जी भी रुखसार के पास जाकर फिर से कहती हैं, रुखसार आप ठीक तो है ना? रुखसार काव्या को ऐसे ही गले लगाए धीमे कहती है, भाभी मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो मेरी कोख में सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ। रुखसार काफ़ी उत्साहित के बार बार एक ही बात को दोहराई जा रही थी। यह सब सुनकर काव्या का दिल जिस बोझ में था वो पल भर खत्म हो गया। काव्या रुखसार को अपने से अलग करके नम आंखों से खुशी हुए कहती है, क्या आप सच कह रही हैं? रुखसार अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बड़े खुशी से कहती है, हाँ भाभी ये सच है, मेरी कोख सुनी नहीं रही। भाभी, विशाखा जी रुखसार को एकदम से गले लग जाती है। रुखसार के आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, बड़े माँ मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। हॉल में ही हो रही सभी घटनाओं को सौरभ दूर खड़ा देख रहा था। काफ़ी देर तक वह रुखसार के खुशियों को देखता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। गार्डन के बीच पर तनसज को गोद में उसके सीने पर सिर रखकर रूहानी बैठी हुई थी। रूहानी के हाथ तनसज के गले में लिपटे हुए थे। गार्डन के चारों तरफ खामोशी बिखरी हुई थी। यह वही गार्डन था जहाँ तनसज और रूहानी हमेशा वक्त बिताया करते थे। रूहानी को तनसज एक टक देखे जा रहा था। रूहानी तनसज को आंखों में देखते हुए कहती है, ऐसा क्या देख रहे हो? तनसज रूहानी के बाहों में कसते हुए कहता है, तो मैं अपनी आंखों में बसा रहा हूँ। रूह, 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें इतने करीब देखे जो नहीं पाया। रूहानी कन्फ्यूजन सा तनसज को देखते हुए कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? तनसज रूहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं 1 हफ्ते के लिए लंदन जा रहा हूँ। रूह बिजनेस मीटिंग पर। रूहानी जो आराम से बैठी हुई थी वह झटके से उठकर थोड़ी तेज आवाज़ में कहती है, लंदन कब से? तनसज एकदम से कहता है, कल सुबह ही निकलना है। रूहानी तनसज की गोद से उठकर सीधे तेज कदमों से जाने लगती है। तनसज भी उसके पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और झटके से खींच लेता है। रूहानी सीधे तनसज के सीने से टकरा जाती है। तनसज रूहानी का चेहरा देखता है तो उसे बहुत नाराज़ लग रहा था। रूहानी अपने आप को छुड़वा नाराज़गी से कहती है, तुम मुझसे दूर जा रहे हो तो अब बात बता रहे हो कि कल तुम्हें जाने वाले हो? तनसज समझाते हुए कहता है, रूह मुझे खुद कुछ घंटे पहले पता चला। रूहानी अभी नाराज़गी से तनसज को देखती है तो तनसज रूहानी को हाथ को पकड़कर घुमाते हुए पीछे से गले लगा लेता है और बिल्कुल उसके कान में पास आकर धीरे से कहता है, मुझे भी तुमसे दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा रूह, लेकिन मेरे लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ ऐसे नाराज़ मत हो। रूहानी भी धीरे से बोलती है, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, इसलिए बस मुझसे दूर जाने की बात करते रहते हो। रूहानी की बात सुनकर तनसज झटके से उसे पलट कर देखने लगता है। रूहानी ने सिर झुका रखी थी। तनसज रूहानी के चिन को पकड़कर ऊपर करता है तो देखता है रूहानी की आंखें नम थी। तनसज रूहानी के चेहरे देखते हाथों को पकड़ लेता है, थोड़ा झुककर उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, आई लव यू रूह, अगर मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए मरना भी पड़े तो मुझे मंजूर होगा, मैं मीटिंग को कैंसिल करवा देता हूँ। रूहानी तनसज की आंखों में देखने लगती है जिसमें उसके लिए ढेर सारा प्यार दिख रहा था तो रूहानी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी तंश, तुम प्लीज़ अपनी मीटिंग कैंसिल मत करो, बहुत इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तनसज एकदम से कहता है, तुमसे ज़्यादा नहीं। फिर एक बार रूहानी तनसज की आंखों में देखने लगती है। रूहानी तनसज के सीने पर लग जाती है, धीरे से बोलती है,
अगर तुमने मीटिंग कैंसिल की तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। यह तो सुनते ही तंसज को बुरा सा मुंह बन जाता है। वह कहता है, रूह ये गलत है, तुम ही मुझे रोक रही थी और अब रुकने की बात ना करने की धमकी दे रही हो। रूहानी तंसज के शर्ट पर अपने हाथ कसते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि मेरा तंश मेरे सपने के बीच नहीं आ रहा है तो मैं क्यों आऊँ। वे थोड़ा रुक कर कहती है, आई विल मिस यू सो मच। तंसज रूहानी को पकड़कर मजबूत करते हुए कहता है, आई विल मिस यू टू। शाम हो चुकी थी और आदित्य अरुणी देवी के कमरे में शांति से खड़ा हुआ था। अरुणी देवी बहुत नाराज़गी से कहती हैं, ऐसा क्यों किया आपने? आदि, आप हमारे फैसले के बीच दखल कैसे दे सकते हैं? आदित्य धीरे से अपने कदम बढ़ाते हुए अरुणी देवी जहाँ बैठी होती है उनके नीचे बैठ जाता है और उनकी गोद में अपना सिर रख लेता है। अरुणी देवी काफ़ी असमंजस में देखने लगती हैं। आदित्य बोलता है, हम अभी आपके फैसले के खिलाफ गए थे ना ही गए और ना कभी चाहेंगे। हम बस आपको गलत करने से रोक रहे थे दादी। हमें पता है वो बच्चा आपके दुश्मन का है, लेकिन खून कोई मायने नहीं रखता दादी, संस्कार मायने रखते हैं और हमें पता है हमारी दादी के संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। अरुणी देवी आदित्य के बालों पर हाथ फेरते हुए शांति से कहती हैं, हमें आपकी यही बात बहुत पसंद है। आप जो भी करते हैं हमारे लिए कभी हानि नहीं होती। हम अपने दुश्मन के पट्टी आँखों में लगाए बैठे थे, दुश्मनी की पट्टी आँखों पर लगाए बैठे थे। हमें ये दिखा भी नहीं कि मासूम बच्चे को कोख पर मारना कितना बड़ा अपराध है और अगर हम ऐसा करते तो रुखसार की नज़र में गिर जाते। इस बार आदित्य कुछ नहीं बोलता। दोनों के बीच बिल्कुल शांति छा जाती है और कुछ देर तक ऐसे रहने के बाद अरुणी देवी कुछ सोचते हुए पूछती हैं, आदि, आप अपने काव्य के रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना? आदित्य यह सुनकर खड़ा हो जाता है और अरुणी देवी को देखते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हम कोशिश कर रहे हैं। अरुणी देवी बस मुस्कुरा देती है और आदित्य वहाँ से निकल जाता है। कमरे में जाकर देखता है काव्या बेड पर बैठी हुई थी। आदित्य कमरे में जाता है, काव्या उसे देखने लगती है। आदित्य कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला जाता है और कुछ देर बाद बाहर आता है। काव्या बस एकटक आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य अपने लैपटॉप से लैपटॉप को निकालकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और काव्या कुछ देर तक तो आदित्य को ऐसे ही देखती रहती है। फिर कुछ सोचते हुए बेड से उठकर सोफे पर जाकर आदित्य के थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। आदित्य की नज़र अब भी लैपटॉप पर थी। काव्या एक नज़र लैपटॉप को देखती है और फिर आदित्य को देखते हुए कहती है, आप ऑफिस क्या करने जाते हैं? काव्या का ऐसा सवाल सुन आदित्य अपने हाथ रोक काव्या को देखने लगता है। काव्या आंखों से जवाब देने का इशारा करती है। आदित्य फिर से अपने लैपटॉप पर नज़र गड़ाए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऑफिस किस लिए जाता हूँ? काव्या कहती है, ऑफ कोर्स काम करने के लिए। आदित्य भी तुरंत कहता है, पता होता है तो इतना बकवास सा सवाल क्यों? काव्या उठकर लैपटॉप को बंद कर देती है। आदित्य घूरते हुए से देखने लगता है। काव्या कहती है, क्योंकि आप हर वक्त इस लैपटॉप को पकड़कर बैठे जाते हैं। आपको कभी मन नहीं करता मुझे कहीं लेकर जाने का? आदित्य कन्फ्यूज सा काव्या को देखने लगता है। आदित्य के ऐसे रिएक्शन देखकर काव्या को तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वह लैपटॉप को फिर से खोलती है। हमेशा अनरोमांटिक ही रहोगे, कहते हुए काव्या आदित्य से नजरें फेर कर बेड पर आती है और कम्बल उठकर लेट जाती है। आदित्य तो बेचारा काव्या को देखता ही रहता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर काव्या के कहने का और ऐसे करने का क्या मतलब था। अब तक उसे ये समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा उसने क्या कर दिया कि उसकी वाइफी ने अनरोमांटिक उसे बोल दिया। कुछ देर तक ऐसी काव्या को देखने के बाद आदित्य सिर झुकाते हुए लैपटॉप पर काम करने लगता है। टेरेस पर रुखसार अपने आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। तभी सौरभ उसके पास खड़ा होकर रेलिंग को पकड़कर खड़ा हो जाता है। रुखसार एक नज़र सौरभ को देखकर सामने देखने लगती है। दोनों के बिल्कुल शांति थी। रुखसार खामोशी से चीरते हुए कहती है, तो आपने क्या फैसला किया? सौरभ सामने की ओर देखते हुए कहता है, मैंने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। रुखसार सौरभ को देखने लगती है। कुछ देर शांत रहने के बाद सौरभ कहता है, सिर्फ तुम्हारे साथ। रुखसार की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। सौरभ रुखसार की तरफ मुड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है और रुखसार को एक हाथ को पकड़कर कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता।
आई लव यू रुखसार। रुखसार सौरभ से हाथ छुड़ाकर एकदम पीछे हो जाती है। वह अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, मेरे कोख में किसी और का बच्चा है, मैं किसी और की बन चुकी हूँ। सौरभ घुटनों में एक कदम बढ़ाकर रुखसार के पेट को चूम लेता और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे जुड़ी हर एक चीज़ मंजूर है, चाहे तुम्हारे कोख में किसी और का बच्चा ही क्यों ना हो। रुखसार तो सौरभ की आंखों में गहराई से ही खो जाती है। इतना बेहिंता प्यार शायद ही उसने अपनी ज़िंदगी में देखा हो। दोनों की नज़रें इस कदर आपस में उलझ गईं कि उन्होंने ये तक पता न चला कि कोई उन्हें देख रहा है। अनुराग तो टेरेस पे पड़ी हवाओं को अनुराग जो टेरेस पर ठंडी हवाओं का अनुभव लेने आया था, वह हैरानी से दोनों को देखता है। धीरे धीरे अनुराग के कदम पीछे होने लगते हैं। वह वहाँ पर चुप कर खड़ा हो जाता है। रुखसार अपने कदम फिर से पीछे करते हुए कहती है, नहीं, हमें ये मंजूर नहीं। सौरभ खड़ा हो जाता है और रुखसार के बिल्कुल पास जाकर कहता है, मैं तुमसे कभी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवाय कभी किसी की जगह नहीं दूंगा। रुखसार एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, आप समझ क्यों नहीं रहे? इस तरह से आप मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकते। सौरभ मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी ज़िंदगी में फैसले लेने का हक मुझे है और मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। रुखसार अपने आप से धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं, मैं यहाँ से दूर चली जाऊँगी। मैं आपको कभी अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूँगी। पहले जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही जाने के बाद आप फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। भले ही रुखसार धीरे से बोल रही थी, लेकिन सौरभ को सब कुछ सुनाई दे रहा था। वह एकदम से कहता है, कभी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में ना पहले कभी आगे बढ़ा था और ना ही अब बढ़ूंगा। जिस वक्त तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, तब टूट गया था, बुरी आदत लग गई थी। मैंने बस उसी बुरी आदत को छोड़ा था, तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा था। जब तुम आई तो मुझे लगा तुम मानव के होते हुए आई हो। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था उसने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है। जब मैं उस वक्त ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा, अब तो सवाल ही नहीं होता कि मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। रुखसार बस सौरभ को देख रही थी। सौरभ रुखसार के चेहरे को देखने हाथों से पकड़कर कहता है, रुखसार, मैं तुम्हारा हमेशा साथ निभाऊंगा। मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से कोई मतलब नहीं है। मैं बस तुम्हारे आने वाले कल में खुशियों से भरना चाहता हूँ। रुखसार के चेहरे से अपने हाथों को धीरे से हटाकर थोड़ा दूर जाकर सौरभ आगे कहता है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। इतना बोलते ही सौरभ वहाँ से चला जाता है। रुखसार बस उसे देखती रहती है। सौरभ जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरते को होता है, सब सुन नीचे उतरने को होता है, उतरते हुए कहता है, सब सुन लिया तूने? अनुराग जो छुपा हुआ था, वह बाहर निकलकर हैरानी से सौरभ को देखता और उसके पीछे जाते हुए कहता है, आप रुखसार से प्यार करते हैं? सौरभ एक शब्द में जवाब देता है, हाँ। अनुराग अब उसके साथ चलते हुए बिल्कुल असमंजस में कहता है, ये कब हुआ? सौरभ नीचे उतरते हुए कहा, सालों पहले से जब वह यहाँ आई थी। अनुराग हैरानी से कहता है, मतलब जब रुखसार 10 साल की थी? इस बार सौरभ कुछ नहीं बोलता। एक्सक्यूज मी। 1 घंटे की नींद के बाद काव्या अंगड़ाई लेते हुए बैठ जाती है और सोफे की तरफ देखती है, जहाँ अब भी अपने लैपटॉप पर बिजी था आदित्य। काव्या उठती है और वॉशरूम में फ्रेश होकर नीचे जाने लगती है कि उसे कुछ याद आता है और वह सीधे जाकर आदित्य के सामने खड़ी हो जाती है। आदित्य सिर उठाकर काव्या को देखता है और काव्या सिर झुकाए अपनी उंगलियों को फंसाते हुए हिचकिचाहट में कहती है, हमें पता है आपको अकेला खाना पसंद है, लेकिन प्लीज़ आप एक बार मेरे लिए डिनर करने चलिए ना। इतना बोलते हुए काव्या आदित्य को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। बहुत देर तक आदित्य कोई जवाब नहीं देता तो काव्या मायूसी नीचे चली जाती है। काव्या डाइनिंग एरिया में जाकर देखती है, जहाँ सब डिनर करने के लिए आ रहे थे। काव्या भी आकर अनुराग के बगल में जाकर बैठ जाती है। काव्या की दूसरी साइड पर रूमानी बैठने वाली होती है कि रूहानी जल्दी से आकर बैठ जाती है। रूमानी चढ़ते हुए कहती है चिढ़ते हुए
कि मुझे भाभी के पास बैठना है। उसकी नज़र रूहानी पर ठहर जाती है। रूहानी अपनी जगह से बैठे कहती है, रुमा तुम दूसरी साइड जाकर बैठ जाओ। तुम अनुराग झट से कहता है, मैं अपनी जगह किसी को नहीं देने वाला, वैसे भी मैं भाभी के पास हमेशा बैठता हूँ। काव्या हैरानी से तीनों को देखने लगती है। तीनों बस काव्या के पास जाकर बैठने के लिए झगड़ रहे थे। सभी ये देखते हुए मुस्कुराने लगते हैं। अरुणी देवी को यह नोकझोंक सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक विशाखा जी के मुंह से निकलता है, आदि। यह सुनते ही सबकी नज़र सामने की ओर ठहर जाती हैं। आदित्य डाइनिंग टेबल की तरफ ही आ रहा था। काव्य का चेहरा तो एकदम से खिल जाता है। अनुराग और रूहानी अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं और साइड हो जाते हैं। आदित्य एक नज़र काव्य को देखता है, फिर दोनों खाली चेयर में, जिसके एक तरफ सौरभ बैठा था और दूसरी तरफ रूहान। आदित्य सौरभ की तरफ की चेयर पर बैठ जाता है। अनुराग अपनी जगह को खाली देख खुशी से फिर से बैठ जाता है। वह रूहानी को चिढ़ाते हुए दूसरी चेयर पर बैठ जाती हैं। रूहानी मायूस से दूसरी चेयर पर बैठ जाती है। आदित्य को डाइनिंग टेबल पर देख अरुणी देवी मुस्कुरा देती हैं। वहीं विशाखा जी का तो ममता ही की झलक आंखों में दिखने लगी। विशाखा जी की आंखें थोड़ी नम सी हो जाती हैं। काव्या सबके रिएक्शन को ही देख रही थी। आज पहली बार आदित्य को सबके साथ डाइनिंग टेबल पर देख सर्वेंट भी कुछ हैरान और खुशी के भाव लिए खड़े थे। और इसी के साथ थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।